देखिए, दूसरी बात ये है, अ, मतलब कैम्ब्रिज कैश बैलेंस मेथड में, कैश बैलेंस अप्रोच में दूसरी बात ये है कि हमारी जो सेविंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारी इनकम से। ओके। फिर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेंगी। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेंगी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर उसकी इनकम घटती है तो डिमांड फॉर मनी भी घटेंगी। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा सेव करते हैं, और जिनकी कम होती है वो कम सेव करते हैं मनी। ये जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी एक इक्वेशन दी थी। अभी हम सारे इक्वेशंस पर लेंगे, जैसा कि फिशर्स ने इक्वेशन दी थी तो इस पर भी हम इक्वेशन लेने वाले हैं। इस इक्वेशन मतलब जो फिशर्स की इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, ये भी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है जिसमें पीजीओ, रॉबर्टसन, कीनेस, ओके, मार्शल, ठीक है, इन्होंने इक्वेशन दी है। ये कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट थे। इनकी इक्वेशन फिशर्स की इक्वेशन से बिल्कुल अलग अलग थी। वो कहते थे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी इन लाइन विद द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन जनरल। मतलब वो कहते हैं कि हम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल वैसे ही डिटरमाइन करते हैं जैसे हम जनरल वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। यानी ये लोग कमोडिटी के केस में, यानी हम लोग अगर कमोडिटी के केस में क्वांटिटी ऑफ प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, जैसे क्वांटिटी के केस में हम क्या करते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करते हैं। आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हम इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम मिलाते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह इसमें भी डिमांड फॉर मनी को हम इक्वलाइज करते हैं सप्लाई ऑफ मनी से। ठीक है। तीसरी बात इसमें यह है, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है उन्होंने स्टोर ऑफ वैल्यू पर ज़्यादा जोर दिया है। मतलब यहाँ पर आपको स्टोर ऑफ वैल्यू पे ज़्यादा जोर दिखेगा। और जो हमने फिशर्स की थ्योरी देखे थे पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे ज़्यादा जोर दिया था उन्होंने, फिशर्स ने, और इन्होंने वैल्यू ऑफ स्टोर्स पर। ठीक है। सो आई होप जो भी अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होगी। अभी हमारे पीपीटीज का शुरू करते हैं। समझ में आ जाएगा आपको पढ़ोगे तो। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेटेड दैट मनी इज डिजायर ओनली फॉर इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो यहाँ लिखा है कि फिशर्स की जो क्वांटिटी थ्योरी थी वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बातें करती थी। फंक्शनल एंड दिस इंस्टीट्यूशनली इम्पोज्ड। सेवरल कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट इन अर्लियर पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी ब्रॉट इन एन ऑल्टरेशन। फिर जो बाद में कुछ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है उन्होंने उसकी जो थ्योरी थी, फिशर्स की जो क्वांटिटी थ्योरी थी, उसके ऊपर धीरे धीरे ऑल्टरेशंस लाए, मतलब चेंजेस लाए अपने अपने समय पे। पीजीओ 1917, ऑल्फ्रेड मार्शल 1923, डीएच रॉबर्टसन 1922, जॉन मेनार्ड कीनीस 1923. These were the joint creators of what has since become known as the Cambridge cash balance approach. तो मतलब आसपास के ही थे, सब ने मिलकर कैश बैलेंस अप्रोच बनाया था। सबकी अपनी अलग अलग इक्वेशन है। द preposition, the theory advance is that money is desire as a store of value। जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू पर ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब पैसे जमा रखने में ज़्यादा यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को ज़रूरत के हिसाब से, पहले लोग खुद की ज़रूरत पूरी करने के लिए, और कोई अनसर्टिनिटी ना हो जाए फ्यूचर में, अगर हो गई तो उससे बाहर निकलने के लिए पैसे स्टोर करने की बातें यहाँ पर होने लगी। मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो दिखेगा आपको। द थेरी स्ट्रेस मोर ऑन डिमांड फॉर मनी रेदर देन द सप्लाई ऑफ मनी। ये जो थेरी थी ये डिमांड फॉर मनी ज़्यादा थी सप्लाई ऑफ मनी से। इट इज़ नोन एज डिमांड थेरी ऑफ मनी, इसीलिए इसको डिमांड थेरी ऑफ मनी कहा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस इक्वेशन, सप्लाई ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कंसिस्ट ऑफ नोट्स, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन, डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू पीपल्स डिज़ायर फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस। मनी की जो डिमांड थी ये लोग कितना कैश बैलेंस जमा रखेंगे इस पर डिपेंड थी। डिमांड फॉर मनी इज़ नॉट ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो स्टोरिंग। तो यहाँ पर जो डिमांड है मनी की वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस करने के लिए नहीं, ट्रांजैक्शंस यानी डे टू डे एक्टिविटी पूरा करने के लिए नहीं, तो पैसों को स्टोर करने के लिए भी। पीपल देयरफॉर स्टोर ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस। फिर लोगों ने कैश बैलेंस मतलब स्टोर करना चालू किया, लोगों ने पैसे इकट्ठा करने शुरू किए, जमा करने, जैसे हम रखते हैं बैंक वगैरह में आजकल।
सो एज टू यूज़ द सेम एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज द व्हेन रिक्वायर्ड। और फिर मतलब पैसे जमा करके रखो, जब उसकी आवश्यकता है तब उसको खर्चा करते थे या एक्सचेंज करते थे, तब उसको इस्तेमाल करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू कैश बैलेंस। देखो अभी मैंने बताया है कि इसमें क्या है, इसमें डी इज इक्वल्स टू मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू एस सप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी मैंने थ्योरी में बताया आपको कि यहाँ पर इक्वलाइज किया जाता है। तो यहाँ देखिए डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू कैश बैलेंसेस, इक्वलाइज किया है। पीपल लाइक टू कीप मनी इन कैश फॉर्म मेनली फॉर टू पर्पस। ठीक है, नंबर वन ट्रांजैक्शनरी मोटिव्स, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए लोग जो है वो पैसे की डिमांड करने लगे। एंड प्रिकॉशनरी मोटिव्स, मतलब कल चल के अगर कोई अनसर्टिनिटी आती है तो उससे निपटने के लिए भी लोग पैसे जमा करने लगे। दैट इज़ व्हाट प्रिकॉशनरी मोटिव। People desire to hold their real income in cash balance form because money has to features the purchasing power and also to meet gap between the receipts and expenditures of income. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो लोग हैं उनकी जो डिज़ायर थी, ठीक है, वो कैश बैलेंसेस यानी रियल इनकम को, मतलब जो उनकी रियल इनकम थी उसको होल्ड करते थे कैश बैलेंस में, मतलब जमा करके रखते थे। क्योंकि मनी जो है, उसी मनी का सबसे बड़ा फीचर्स है परचेसिंग पावर होता है। ठीक है, और रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की जो गैप होती है उसको फुलफिल करने में मनी का ही साथ होता है। ओके, इसमें आपको कहीं ना कहीं नेशनल इनकम की झलकी अभी सामने देखने मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट कैश बैलेंस इक्वेशंस। सो अलग अलग इक्वेशन दिए हैं कैश बैलेंसेस की। इसमें मार्शल्स की इक्वेशन हम लोग देखते हैं। मार्शल हैज़ गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। मार्शल ने एक इक्वेशन दी है जिसमें आप देखोगे m इज इक्वल्स टू के वाई। तो यहाँ m इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मनी है, तो इसे हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी भी कह सकते हैं। y इज़ अ मॉनेटरी इनकम, y जो है वो मॉनेटरी इनकम है, यानी पैसे में आपकी कमाई। एंड k इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच people desire to hold in cash. So K is we can say nominal income here, not a real income, but people wants to hold their money in real income. So K is that part of income which people desire to hold in cash. तो K ऐसा पार्ट है इनकम का, ठीक है, जिसको हम नॉमिनल इनकम बोलेंगे, विच इज़ होल्ड इन कैश, मतलब इनकम का ऐसा पार्ट जिसे लोग होल्ड करना चाहते हैं, तो इसको इसीलिए हम नॉमिनल इनकम बोलेंगे। Since monetary income Y is the product of the multiplication of total production O, ठीक है, तो monetary income Y है the product of multiplication of production O and price level P। तो अगर आपको Y monetary income निकालना है तो यहाँ देखिए Y is equals to P multiply by O। सो Y अगर निकालना है, आपको monetary income निकालना है, तो obviously productions multiply by price level। तो अगर आप जीडीपी जीएनपी अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने जीडीपी का फॉर्मूला देखा होगा, या जीडीपी कैसे निकालते हैं आपने सीखा होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें विद इन अ कंट्री बॉर्डर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो यू विल गेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वही है, प्राइस multiply by productions is equals to monetary income. Therefore M is equals to K multiply P multiply O. So M is what? M is a quantity of money. तो उसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करना है, इक्वलाइज करने के लिए K जो विच इज़ अ नॉमिनल इनकम मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद द प्राइस लेवल मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्शंस। ठीक है, या फिर आप P इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय ओ के भी कर सकते हो। तो मतलब जो आपको क्वांटिटी डिमांडेड है मनी के लिए, क्वांटिटी डिमांडेड मनी कितना होगा, वो उतना होगा जितना आप सेव करना चाहते हैं, जितना आपका प्रोडक्शन है और जितना प्राइस लेवल है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी। पिगाउस इक्वेशन। Pigou has given the following equation 1 divided by P is equals to KR oblique M। तो इसको भी अगर हम पढ़ते हैं तो आसानी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा।
P is the price level and 1 by P is the value of money. See, P is the price level and 1 by P is the value of money, or the purchasing power. M is the total quantity of money. M is the total quantity of money. R is the total real income. ठीक है, ये है रियल इनकम. जो K था हमने पिछली बार देखे थे, K इज अ प्रोपोर्शनल ऑफ रियल इनकम विच पीपल विश टू कीप इन कैश. So that is also nominal income, but R is a real income here. Okay, K is the proportion of real income which people wish to keep in cash. मतलब रियल इनकम का थोड़ा सा भाग जिसको लोग डिपॉजिट करके रखना चाहते हैं खुद के पास. So value of money in the reciprocal of general price level. People do not hold all their money in currency. ठीक है. लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी यानी जिसको सरकार मान्यता रहती है. जैसे कि आप देखोगे पुराने 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 500 और 1000 के नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. मतलब गवर्नमेंट मान्यता नहीं है, वो नोट अभी नहीं चलते. पुराने 500 और 1000 अभी नए आए हैं. तो ऊपर का बोलने का मतलब है कि 1/P यानी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल्स टू KR/M. सो वैल्यू ऑफ मनी इज द रेसिप्रोकल ऑफ जनरल प्राइस लेवल. ये रेसिप्रोकल है जनरल प्राइस लेवल का. प्लीज डू नॉट होल्ड ऑल देयर मनी इन करेंसी. पीपल जो है करेंसी के फॉर्म में सारे पैसों को होल्ड नहीं करती, जैसे कि लीगल टेंडर मनी. दे कीप अ पोर्शन ऑफ देयर कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट. वो कुछ बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में भी डिपॉजिट रखते हैं, बैंक में भी रखते हैं. कीपिंग दिस व्यू द मॉडिफाई Pigou equation where some portion of K is kept as a legal tender and some portion as bank deposit. तो Pigou का बोलना क्या है कि लोग जो कैश बैलेंस है वो पूरा खुद के पास नहीं रखते, तो खुद बैंक में भी रखते कुछ. तो कुछ वो लीगल टेंडर के माध्यम से खुद के पास और कुछ पोर्शन बैंक में रखते हैं एज ए डिपॉजिट. फिर उसी का एक नेक्स्ट इक्वेशन और है कि 1/P इज इक्वल्स टू KR/M. ब्रैकेट में उन्होंने C+H1 - C. सो वेयर यहाँ पर C जो है वो इज़ द प्रपोर्शन ऑफ कैश विच पीपल कीप विद देम. यहाँ पर ये जो C है ये क्या है, ये वो कैश है जो पीपल खुद के पास रखते हैं. और 1 - C इज़ द प्रपोर्शन ऑफ बैंक बैलेंस हेल्ड बाय द पीपल. एंड 1 - C वो है जिसमें लोग बैंक में पैसे रखते हैं. एंड H इज़ द प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक. और H जो है वो प्रपोर्शन है जो बैंक डिपॉजिट रखते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें. अकॉर्डिंग टू Pigou, if K, R, C and H are assumed to be constant, then change in the supply of money will cause a proportionate change in the value of money. Pigou क्या बोलते हैं कि K, R, C and H are assumed to be constant. ठीक है, यानी K is a proportional of real income which people wish to keep in cash. R is the real income. ठीक है, एंड C क्या है यहाँ पर, C is the proportion of cash which people hold. एंड H क्या है, तो H यहाँ पर होता है H इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक. अगर ये सबके सब कांस्टेंट है देन चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी. मनी के सप्लाई में जो चेंज हुआ तो प्रोपोर्शनेट चेंजेज होंगे वैल्यू ऑफ मनी में. यानी सप्लाई ऑफ मनी में चेंज हुआ तो वैल्यू ऑफ मनी में चेंज होगा. सही तो बात है, होता ही है. सो नेक्स्ट रॉबर्टसन इक्वेशन. रॉबर्टसन हैज़ पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग इक्वेशन. उसने इस इक्वेशंस को आगे लेकर गए. वो बोलते हैं कि M इज इक्वल्स टू PKT और P इज इक्वल्स टू M/KT. बात एक ही है. P इज़ द प्राइस लेवल हियर. M इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मनी. T इज़ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग 1 ईयर. K इज़ दैट पोर्शन ऑफ T विच पीपल वॉन्ट टू कीप इन कैश. क्या है, P जो है वो प्राइस लेवल है, M जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी है, T is a quantity of goods and services purchased during 1 year. K is that portion of T which people want to keep in cash. मतलब यहाँ पर भी GDP का ही आपको इन शॉर्ट थेरी आ रहा है. मतलब ये इन शॉर्ट द इक्वेशन शोज दैट P चेंज डायरेक्टली विथ M एंड इन्वर्सली विथ KT. ये जो इक्वेशन है वो क्या दिखा रहा है कि P जो है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है M के साथ और इन्वर्सली चेंज हो रहा है K और T के साथ. मतलब प्राइस लेवल जो है वो इक्वलाइज कर रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी को
और के टी जो है, जो पैसे लोग जमा करके रखना चाहते हैं, उसके साथ इन्वर्स रिलेशंस है। चलिए नेक्स्ट, कीनेस इक्वेशन, ये लास्ट इक्वेशन है। कीनेस in his equation has laid more emphasis on consumer goods. According to him, people hold cash to buy consumer goods and services. कीनेस पुट फॉरवर्ड दिस इक्वेशन। तो कीनेस के हिसाब से क्या है कि लोग जो है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, और उसके लिए भी लोग कैश जमा करके रखते हैं कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया और उन्होंने फिर अपना एक नया डाला, एन इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट के प्लस आर के, और नीचे का जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू के प्लस आर के ऑब्लिक एन, जहाँ पर एन जो है ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है, पी इज द प्राइस लेवल ऑब्वियस, के इज दैट पोर्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स विच पीपल विश टू कीप इन कैश, आर इज द proportion of cash reserved to bank deposits, k is the proportion of consumption goods which people wish to keep bank deposit। मतलब p इज इक्वल्स टू कब आएगा, जो लोग जमा करके रखना चाहते हैं कैश के फॉर्म में, कंजम्पशन करके रखना चाहते हैं वो, प्लस जो बैंक में डिपॉजिट है वो, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी, तो पी मिलेगा। अज्यूमिंग के एंड आर एज कांस्टेंट, चेंजेस इन एन कॉज करस्पॉन्डिंग चेंज इन पी। कीनेस इन इक्वेशन हैज एक्सप्रेस कैश मनी एंड बैंक मनी एज टू सेपरेट एंटिटीज। तो मतलब इन शॉर्ट कीनेस का कहना है कि जो P है, जो कीनेस है उसका बोलना है कि इसमें जो कैश मनी है और जो बैंक मनी है ये दो सेपरेट एंटिटीज़ है, ऐसा उनका कहना है, किसका, कीनेस का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दिक्कत होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्रिटिसिजम्स। क्रिटिसिजम्स है रियल अजम्पशंस, अनरियल अजम्पशंस, सॉरी। तो फर्स्ट क्रिटिसिजम्स है अनरियल अजम्पशन। इट अज्यूम फैक्टर लाइक के एंड टी टू बी कॉन्स्टेंट, बट इन रियल लाइफ दिस फैक्टर्स आर नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, के क्या है, वो पोर्शन है जिसे लोग डिपॉजिट, मतलब कैश डिपॉजिट खुद के पास रखना चाहते थे, विच इज़ अ नॉमिनल इनकम, ठीक है, ये कम ज़्यादा होती है तो इसको आप कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर सकते। ऊपर से टी क्या था यहाँ पर, ठीक है, आप देखोगे तो पिछले इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे नज़र आएगा टी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वांटिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर कांस्टेंट रखने का, तो इसीलिए इसके ऊपर क्रिटिसिजम्स आया कि के और टी को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते। इनकम्प्लीट थ्योरी, द थ्योरी इज इनकम्प्लीट सिंस इट हैज़ कंसिडर ओनली करंट इनकम इन डिटरमाइनिंग कैश रिजर्व्स। इट इग्नोर्स सेवरल फैक्टर्स सच एज प्राइस लेवल, मॉनेटरी हैबिट्स एट्सेट्रा विच इन्फ्लुएंस कैश रिजर्व्स, ठीक है। इनकम्प्लीट थ्योरी ये क्रिटिसिजम्स इसीलिए आया क्योंकि इसमें सिर्फ करंट इनकम ली गई है और इसने बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया, जैसे कि प्राइस लेवल और मॉनेटरी हैबिट्स, जो कि कैश रिजर्व्स को बढ़ाता है, इसीलिए ये क्रिटिसिजम्स आया है इनकम्प्लीट थ्योरी का। फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल। नाउ फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, अभी जैसे ट्रेड साइकिल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, मंदी आती है, मतलब इन्फ्लेशन होता है, ओके। तो ये ट्रेड साइकिल का यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं है। द थ्योरी हैज़ इग्नोर द रोल ऑफ ट्रेड साइकिल, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बूम्स एंड डिप्रेशन। इसके बारे में यहाँ पे बात ही नहीं हुई है कि बूम हुआ तो क्या होगा, डिप्रेशन हुआ तो क्या होगा। सो इसके बारे में मतलब इसीलिए इसका क्रिटिसिजम्स आया कि फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक थ्योरी। स्टैटिक थ्योरी मतलब यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी की बात हुई है। इट अज्यूम्स यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, इट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस इन द सेम प्रपोर्शन एट डज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी।
क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो उसी प्रोपोर्शन में चेंज होंगे जिन प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी चेंज अगर होती है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी सेम प्रोपोर्शन में कभी चेंज नहीं होते, और बहुत सारी जगहों पे इन्वर्सली रिलेशनशिप रहता है। बट अंडर डायनामिक कंडीशन इट डज नॉट हैपन एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी डज नॉट रिमेन यूनिटरी। And next one is real factor ignored. Value of money is also influenced by several other real factor like saving, investment, income, which has been ignored by the theory. ये जो रियल फैक्टर इग्नोर हुआ है, तो मनी की जो वैल्यू है ये भी अलग, कुछ अलग फैक्टर से भी अलग फैक्टर्स होते हैं, लाइक सेविंग जिससे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, इन्वेस्टमेंट से वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लुएंस होती है, इनकम से वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लुएंस होती है, राइट। सो इसका यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट होना चाहिए था क्रिटिसिजम्स में, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इग्नोर्ड। ओके, इट डज नॉट एंटायरली एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी, मनी इज ऑलवेज डिमांडेड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव विच हैज़ बीन इग्नोर्ड इन द थ्योरी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सुपेरियरिटी ऑफ कैम्ब्रिज अप्रोच। इसकी सुपेरियरिटी क्या थी? पीरियड नंबर 1, कैम्ब्रिज इक्वेशन इज सुपेरियर सिंस इट रिलेट्स टू शॉर्ट रन अनलाइक फिशर्स इक्वेशंस विच इज़ फॉर अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। अभी जो कैम्ब्रिज अप्रोचेस है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो हमने फिशर्स की देखी थी लास्ट टाइम उसके लिए क्रिटिसिजम्स था कि ये लॉन्ग टर्म में ही काम करती है, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये है सुपेरियरिटी ऑफ कैम्ब्रिज अप्रोच, और लॉन्ग टर्म के लिए फिशर्स की। फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट एसेंशियल। अब अगर आप पुराना देखोगे तो पिछले इसमें हमने क्रिटिसिजम्स में देखा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं फिशर्स की थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट एसेंशियल। कैम्ब्रिज इक्वेशंस इज एप्लीकेबल अंडर द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर एज फिशर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट में चलता है, लेकिन हमारे तरफ कैम्ब्रिज अप्रोचेस में फुल भी चलता है, हाफ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन माइक्रो फैक्टर्स, ओके, कैम्ब्रिज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन माइक्रो फैक्टर्स, और जो फिशर्स है वो मैक्रो फैक्टर्स पे होती थी। यहाँ पे हम माइक्रो यानी प्रोडक्ट प्राइस पे बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर बात कर रहे हैं। सो माइक्रो फैक्टर्स, बेस्ड ऑन माइक्रो फैक्टर। और जो फिशर्स की जो थ्योरी थी वो मैक्रो फैक्टर्स पर बेस्ड थी। रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विथ वैल्यू ऑफ मनी, रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विथ वैल्यू ऑफ मनी। सो कैम्ब्रिज इक्वेशन इज सुपेरियर सिंस इट रिलेट्स नेशनल इनकम टू वैल्यू ऑफ मनी। कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है ये सुपेरियर है क्योंकि ये नेशनल इनकम और वैल्यू ऑफ मनी से बात करती है। नेशनल इनकम डिटरमाइंस द डिमांड फॉर मनी, फिशर्स हैज़ फेल्ड टू कंसिडर द सेम। फिशर्स उसमें फेल हुआ था, लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम ही डिटरमाइन करती है डिमांड फॉर मनी। आपकी अगर नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है सो जो मनी की जो डिमांड है, ठीक है, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज द रियल नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर ये बढ़ता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ती है, तो जो डिमांड फॉर मनी है वो भी मतलब इन्वर्सली रिलेशनशिप होगा उसका और उसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर मनी। सो कैम्ब्रिज इक्वेशन हैज़ कंसिडर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैम्ब्रिज इक्वेशंस में हमने मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझा है, मतलब उन्होंने जो भी थ्योरी दी है उनकी थ्योरी के हिसाब से, उनकी थ्योरी मतलब कीनेस, मार्शल, पीगाउ, ठीक है, इन लोगों की थ्योरी जो थी वो स्टोर ऑफ वैल्यू पर थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। बट जो फिशर्स की जो थ्योरी थी उसकी सिर्फ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही वो मान के चलते थे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कैम्ब्रिज जो है वो इस तरीके से थोड़ा चेंजेस है। अगर आप देखोगे हमारे पिछले वीडियोस
अगर आप देखोगे फर्स्ट वीडियो से लेकर आज तक के वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि पहले मनी की जगह मतलब बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे हम गोल्ड कॉइन्स पर आए, फिर हम धीरे धीरे करेंसीज पर आए, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, फिर धीरे धीरे हम करेंसी के ऊपर आए, नोटों पर आए, राइट। उसके बाद फिर इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसे इस्तेमाल करने लगे पैसे। अब आप देख रहे हो अभी स्टोर करने लगे। फिर हमने इस पर कार्ड के ऊपर भी लेक्चर हुआ है हमारे, ठीक है, मतलब प्लास्टिक मनी पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। अभी आगे आने वाले जो वीडियोस है इसमें हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है इसके ऊपर अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले दिन से सारे वीडियो को अगर प्रॉपर तरीके से देखते हो तो आपको पूरा एक लिंक मिलेगी और एक आइडिया आएगा, लेक्चर समझने में आपको आसानी जाएंगी। और इकोनॉमी, जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कंसेप्चुअल होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये लेक्चर समझ में आता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको पहले से सारे लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले लेक्चर बहुत ही आसान होंगे। शायद आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, पर इस वीडियो को अगर बार बार देखोगे तो उसका भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाले वीडियो बहुत ही ईजी है। आप इसी तरीके से बने रहिए, सारे के सारे लेक्चर सुनिए, आपको पूरी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें आज हमने देखा है कैम्ब्रिज इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी क्या है, डिफरेंट कैश बैलेंस इक्वेशन देखा हमने, मार्शल्स इक्वेशंस देखे हैं, पिगाउस इक्वेशन, रॉबर्टसन्स इक्वेशंस, कीनेस इक्वेशंस, देन हमने क्रिटिसिज्म्स पे बात की और लास्ट में हमने सुपेरिटी ऑफ कैम्ब्रिज अप्रोच पे बात किया। आई होप आज का लेक्चर भी आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए।